हाय हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो इडोटेरिया का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा एक ठंडा महासागरीय धारा नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा ठंडा महासागरीय धारा नहीं है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गर्म है। तो अग्लुहास जो है ये जलधारा गर्म जलधारा है और इसका नाम से ही आग झलकता है। तो आग क्या होता है, तो गर्म होता है। तो अग्लुहास हो जाएगा गर्म जलधारा। और ये किस महासागर का है, तो हिंद महासागर का है। हम्बोल्ट का उपनाम कहेगा तो पेरू हो जाएगा। और ये ठंडा जलधारा है प्रशांत महासागर का। कनारी भी ठंडा है और क्यूराइल भी ठंडा है। क्यूराइल हो जाएगा प्रशांत महासागर का और कनारी हो जाएगा अटलांटिक महासागर का। इसमें से अग्लुहास गर्म हो जाएगा, बाकी कनारी, क्यूराइल और हम्बोल्ट जिसे पेरू भी बोलते हैं ये सभी हो जाएगा ठंडा। हम्बोल्ट हो जाएगा प्रशांत महासागर का, क्यूराइल भी प्रशांत महासागर का, कनारी हो जाएगा अटलांटिक महासागर का और अग्लुहास हो जाएगा हिंद महासागर का। आगे देखते हैं 2 नंबर, निम्न में से कौन सा शहर यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है। यूरोप की तेल राजधानी के नाम से एबरडीन को जानते हैं। और यूरोप की सबसे लंबा नदी कहेगा तो वोल्गा नदी हो जाएगा। यूरोप को अफ्रीका से कौन सा सागर कहेगा अलग करता है, तो भूमध्य सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। लिवरपूल कहाँ स्थित है, तो ये इंग्लैंड में है और ये यहाँ पर क्या है, तो जहाज कारखाना है। आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सूची 1 को सूची 2 को सूची 1 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में शहर है और सूची 2 में नदी है। खार्तूम जो है शहर किस नदी किनारे स्थित है, तो नील नदी के किनारे स्थित है। और बेरेजबिल्लो कहेगा तो जायरे नदी के किनारे स्थित है। रोटरडम हो जाएगा राइन नदी के किनारे और पेरिस स्थित है सीन नदी के किनारे। नदी के कहेगा उपहार, नील नदी का उपहार कौन सा है। नील नदी का उपहार देश हो जाएगा मिस्र। नील नदी का उपहार हो जाएगा मिस्र। नील नदी ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। और कोयला ढोने वाला नदी कहेगा तो राइन नदी जो है ये कोयला ढोने वाला नदी हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक यहाँ देख लेते हैं कि पुरी में स्थित जो जगन्नाथ मंदिर है, पुरी में स्थित जो जगन्नाथ मंदिर है इसे बनवाए थे गंग वंश के शासक अनंत वर्मन ने। और आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा उत्कृष्ट गैसों के कहेगा संयोजकता क्या होता है। उत्कृष्ट गैसों का जो संयोजकता होता है 0 होता है। और कॉफ़ी बंदरगाह किसे कहते हैं, कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से सेंटोस को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर, ब्राज़ील में बड़े कॉफ़ी बागानों को क्या कहते हैं। ब्राज़ील जो देश है ये कॉफ़ी उत्पादन में पहला स्थान पे आता है और ब्राज़ील के कॉफ़ी बागानों को यहाँ पे फजेंडा कहते हैं। सांपों का देश भी कहेगा तो क्या हो जाएगा, ब्राज़ील ही हो जाएगा। और जो विश्व के पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, ये भी हुआ था ब्राज़ील के राजधानी रियो डो जेनेरियो में हुआ था। और कॉफ़ी उत्पादन में पहला प्रदेश ब्राज़ील ही है। और बागान कहेगा तो फजेंडा को कहते हैं। और कॉफ़ी बंदरगाह किसे कहते हैं, तो सेंटोस को कहते हैं। आगे देख लेंगे 5 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है, तो ये हो जाएगा परवाल भितिया। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता जो है अपेक्षाकृत अधिक है, तो ये परवाल भितिया में। रेगिस्तान में जो पौधे उगते हैं उसे क्या कहते हैं, जो रेगिस्तान में पौधे उगते हैं उसे जीरोफाइट कहते हैं। पारिस्थितिकी शब्द कहेगा, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द कहेगा पहली बार किसने दिया था, तो एजी टांसले। केवल पारिस्थितिकी कहेगा तो अनरेस्ट हेकल दिए थे। केवल पारिस्थितिकी शब्द कहेगा तो अनरेस्ट हेकल दिए थे। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द पहली बार किसने दिया था, तो एजी टांसले दिए थे। भारत में सर्वाधिक कहेगा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है पूर्व हिमालय और पश्चिमी घाट। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है पूर्व हिमालय और पश्चिमी घाट में। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो स्थित है इंग्लैंड के क्यू में। डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं, तो ब्रिटेन को कहते हैं। डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन को कहते हैं।
और उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं जापान को। किसानों का देश या सुंदरियों का देश कहते हैं फ्रांस के। आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। त्वरण जब ऋणात्मक होगा तो किसी पिंड का वेग घट जाएगा और कोई व्यक्ति समान त्वरण के साथ अगर लिफ्ट में क्या करे, कोई व्यक्ति समान त्वरण के साथ लिफ्ट में नीचे आ रहा है तो उसका मान क्या होगा, भार जो है घटेगा। और कोई व्यक्ति समान त्वरण के साथ लिफ्ट में ऊपर चढ़ेगा तो उसका जो भार व्यक्त होगा वह अधिक व्यक्त होगा। और जब लिफ्ट के डोरी टूट जाएगा तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा। और ऋणात्मक त्वरणों को, जो ऋणात्मक त्वरण होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे मंदन कहा जाता है। त्वरण के SI मात्रा कहेगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। त्वरण क्या है, तो ये सदिश राशि है। त्वरण सदिश राशि है जिसमें कि परिमाण और दिशा दोनों होता है। आगे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तो इसमें हो जाएगा जो तिलैया डैम है ये कोनार नदी पर नहीं है। तिलैया डैम बराकर नदी पर स्थित है, राज्य झारखंड में। सरदार सरोवर बांध कहेगा तो ये नर्मदा नदी पे है, राज्य गुजरात में। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश में। नागार्जुन सागर बांध कहेगा तो कृष्ण नदी पर है, ये है आंध्र प्रदेश में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर, बैसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण भारत के निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो यह हुआ है रेगुर मिट्टी का। रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहा जाता है और काली मिट्टी में सर्वाधिक उपजाऊ कपास होता है। भारत में सर्वाधिक मिट्टी पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी और ये सबसे उपजाऊ मिट्टी भी है। लेटराइट मिट्टी में किसका अधिकता होता है, तो आयरन और सिलिका के। लेटराइट मिट्टी में सबसे अधिक उत्पादन होता है बाजरा या मोटे अनाज का। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, दक्षिण भारत की नदियों में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी जल निकासी पैटर्न पाया जाता है। जो दक्षिण भारत की नदी है उसमें कौन सी जल निकासी पैटर्न पाया जाता है, तो ये हो जाएगा ट्रेलिस। दक्षिण भारत की नदी में सर्वाधिक लंबा गोदावरी हो जाएगा और इसके बाद कृष्णा नदी हो जाएगा। गोदावरी नदी के उद्गम स्थान कहेगा तो नासिक के त्रियंबक गांव हो जाएगा। कृष्णा नदी कहाँ से निकलता है, तो ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पहाड़ी से निकलता है। आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, तो ये संविधान संशोधन था 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। 92वें संविधान संशोधन के तहत मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, इसके तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और 21वां संविधान संशोधन जो कि 1967 में हुआ था, इसके तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और जब संविधान सभा लागू हुआ था उस समय के कितनी भाषा थी, तो 14 थी। आगे देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपने पद से किसके द्वारा हटाया जा सकते हैं, तो ये हटाया जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। और इनकी नियुक्ति कहेगा कौन करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं। वही केंद्र में जो लोक सेवा आयोग होते हैं और उनके सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कहेगा तो राष्ट्रपति करेंगे और हटाएंगे भी राष्ट्रपति। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपने पद से किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं, तो ये हटाए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, नियुक्ति करेंगे राज्यपाल। आगे देखेंगे 13 नंबर हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 332। ये विधानसभा में किया गया है, वही लोकसभा में कहेगा तो अनुच्छेद 330 हो जाएगा। विधानसभा में कहेगा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 332 में, लोकसभा कहेगा तो 330 में। और अनुच्छेद 331 के तहत एंग्लो इंडियन के मनोनीत किया जाता है कहाँ पे, तो ये लोकसभा में, और विधानसभा में कहेगा तो अनुच्छेद हो जाएगा 333। और ये कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। आगे देखेंगे
14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है? तो ये संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर विधि बनाने का जो अधिकार है संसद के है। और संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो 100 हो जाएगा। और समवर्ती सूची में कहेगा वर्तमान में कितने विषय हैं? तो 52 हो जाएगा। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और राज्य सूची में विषय की संख्या कहेगा कितनी है? तो 61 हो जाएगा। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने के लिए कैसा बहुमत चाहिए? राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने के लिए कैसा बहुमत होना चाहिए? तो ये साधारण बहुमत के तहत पास किया जाता है। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 356 में और ये राज्यपाल के अनुशंसा पर लागू किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य के निहरता के प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार निम्न में से किसे है? तो ये हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य के निहरता के प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास है। दल बदल जो कानून है ये 52वां संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था 1985 में, जिसका उल्लेख 10वीं अनुसूची में है। और वही कहेगा कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में। निर्वाचन आयोग के गठन कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को। उच्चतम न्यायालय गठन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। 17 नंबर है, निम्न में से कौन सा रेशेदार फसल नहीं है? तो इसमें जो मक्का है ये रेशेदार फसल नहीं है, बाकी जूट, कपास और मेस्टा ये तीनों रेशेदार फसल है। जूट उत्पादन में प्रथम राज्य कहेगा तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और कपास के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कहेगा तो काली मिट्टी हो जाएगा, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक हो जाएगा। मक्का क्या है? तो मक्का खरीफ फसल है और खरीफ फसल की जो बुआई होती है जून जुलाई में होती है। आगे देखेंगे 18 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है? तो यह व्यक्त करता है स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है? स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कहेगा कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। और किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में हुआ था। और राष्ट्रीय योजना समिति गठन हुआ था 1938 में और यह जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में किया गया था। आगे देखेंगे 19 नंबर हो जाएगा, भारत में कृषिगत वस्तुओं के विपणन हेतु निम्न में से कौन सा संगठन उत्तरदायी है? तो यह हो जाएगा नाफेड, जिसका गठन हुआ था 1958 में। इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यदि आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जाए तो निम्न में से क्या प्रभाव पर होगा? तो ये मुद्रा आपूर्ति में कमी हो जाएगा। मुद्रा आपूर्ति में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। यदि आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जाती है तो निम्न में से क्या प्रभाव होगा? तो मुद्रा आपूर्ति में कमी हो जाएगा। आरबीआई के कहेगा मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है। और इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। राष्ट्रीयकरण कहेगा तो 1 जनवरी 1949 में हुआ था। 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हाइड्रोलिथ क्या है? तो हाइड्रोलिथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। इसका सूत्र कहेगा तो CaOH के होल्टवाइस हो जाएगा, जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो कहेगा किस में नहीं पाया जाता? जीव द्रव में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, बाकी केंद्रिका, हरित लवक और राइबोसोम में पाया जाता है। जीव द्रव के खोज कहेगा किसने किया था? जीव द्रव के खोज डुजार्डिन किए थे और इसका नामकरण 1839 में पुरकिंजे किए थे। जीव द्रव के खोज 1835 में किसने किया था? डुजार्डिन, और नामकरण 1839 में पुरकिंजे किए थे। हरित लवक क्या है? तो हरित लवक एक क्लोरोफिल जो है ये हरित लवक के अंतर्गत आता है, जिसके कारण पेड़ पौधे के जो पत्ता होता है हरा होता है। और केंद्रिका की खोज किसने किया था? तो फोंटाना ने किए थे। और केवल केंद्रक की खोज कहेगा तो रॉबर्ट ब्राउन किए थे 1831 में। और केंद्रिका कहेगा तो फोंटाना किए थे। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा,
परमाणुओं के बीच बंधों में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो ये होती है रासायनिक ऊर्जा। परमाणुओं के बीच बंधों में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होता है? तो रासायनिक ऊर्जा। परमाणु क्या होते हैं? तो उदासीन होते हैं। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र कहेगा तो mgh हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस युग्म में आयन जो है सम इलेक्ट्रॉनिक है? आपको बताना है कि किस में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है या परमाणु क्रमांक जिसमें बराबर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और ये प्लस 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इसका परमाणु हो जाएगा 10, और जो ऑक्सीजन है इसका परमाणु क्रमांक होता है 8 और 2 ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा 10, यानी कि 10 और 10 दोनों बराबर हो गया। यही बोल रहा है कि निम्न से किस आयन का सम इलेक्ट्रॉनी बराबर है? तो ये हो जाएगा बी। आगे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छ ईंधन है? तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा प्रोपेन। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा एक स्वच्छ ईंधन है? तो हो जाएगा प्रोपेन। वैसे सबसे अच्छा ईंधन कहेगा तो हाइड्रोजन होता है, जिसमें सबसे कम प्रदूषण होता है। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे मापते हैं? पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है ऑक्टेन संख्या से। वही डीजल के गुणवत्ता किससे मापते हैं? तो C10 से। डीजल का हो जाएगा C10 से, पेट्रोल का हो जाएगा ऑक्टेन से। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? तो ये हो जाएगा कार्बनिक अम्ल हो जाएगा एसेटिक अम्ल, जो कि सिरका में पाया जाता है, और इसका सूत्र हो जाएगा CH3COOH। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा HCl। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा HNO3, और सल्फ्यूरिक अम्ल को इसे रसायन का राजा कहा जाता है, इसका सूत्र हो जाएगा H2SO4। इसमें कह रहा था क्वेश्चन में कि कौन सा कार्बनिक अम्ल है? तो हो जाएगा एसेटिक अम्ल। आगे देखेंगे, आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर एक हरी परत जम जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? तो ये हो जाएगा कॉपर कार्बोनेट के बनने के कारण जो कॉपर की सतह पर हरी परत जम जाती है, इसका कारण हो जाएगा कॉपर कार्बोनेट। और कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है या इसे तूतिया भी बोला जाता है। कॉपर कार्बोनेट का कार्य क्या है? तो ये कीटाणु नाशक होते हैं। कॉपर जो कार्बोनेट होते हैं ये कीटाणु नाशक होते हैं। और कॉपर सल्फेट को नीला थोथा या तूतिया कहते हैं, जिसका सूत्र होता है CuSO4। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो इसमें C सुमिलित नहीं है। विटामिन ए के कारण वर्धनता नहीं होता है। वर्धनता क्या है? तो वर्धनता एक आनुवांशिक रोग है जिसमें आपको लाल और हरा रंग में पहचान नहीं हो पाता है। लाल और हरा रंग का पहचान नहीं हो पाता है। थायमिन विटामिन B1 को कहते हैं, जिसके कमी से बेरी रोग होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल C को कहते हैं और इसके कमी से स्कार्बी रोग होता है। विटामिन K के कमी से रक्त नहीं जम पाता है, यानी कि थक्का नहीं बन पाता है। और विटामिन K का रासायनिक नाम कहेगा तो फिनोकिनोन हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषक का जैव सूचक है? कहेगा वायु प्रदूषक के रूप में किसे प्रयोग करते हैं? तो लाइकेन को। लाइकेन का सहजीवी कहेगा तो कवक और शैवाल हो जाएगा। फर्न क्या है? तो एक छोटा पौधा है। अमरबेल क्या है? तो आप देखे होंगे कि पेड़ पौधा पर रस्सी जैसा पीला पीला बनकर जाल बन गया होता है, उसे अमरबेल कहते हैं। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी हो जाती है? ल्यूकेमिया क्या है? तो एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। ये श्वेत रक्त का कैंसर है। ल्यूकेमिया जो है ये श्वेत रक्त का कैंसर है। और कैंसर के उपचार में कहेगा किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो फास्फोरस 32 उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे 31 नंबर हो जाएगा, कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? तो ये होता है m⁴0 l⁴0 और t इनवर्स। जिस पे 0 हो जाएगा उसका मान 0 हो जाता है, यानी उसका मान 1 हो जाता है, तो इसमें हो जाएगा t इनवर्स। और कोणीय वेग के जो कहेगा SI मात्रक होता है ये रेडियन पर सेकेंड होता है। और बीमा हो जाएगा m⁴0 l⁴0 और t इनवर्स। 32 नंबर क्वेश्चन है,
जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाता है? तो नाइट्रेट। पौधे जो है नाइट्रोजन किस माध्यम से प्राप्त करते हैं? तो नाइट्रेट के माध्यम से। और ये कहाँ पाया जाता है? तो जड़ में। अमोनिया के सूत्र का क्या है? तो NH3 अमोनिया के सूत्र हो जाएगा और इसका प्रयोग किया जाता है रेयन बनाने में। आगे देखेंगे 33 नंबर हो जाएगा, दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? तो ये बनता है कैल्शियम फास्फेट से। कैल्शियम फास्फेट से बनता है। कैल्शियम सल्फेट का कहेगा, कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम हो जाएगा, जिसका प्रयोग होता है सीमेंट में और इसका सूत्र हो जाएगा CaSO4 2H2O। आगे देखेंगे एक सी हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सूत्र होता है CaOH के होल 2H, जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। 34 नंबर हो जाएगा, एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? एक्सेल में कहेगा कौन सी फंक्शन जो है ये एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? तो ये हो जाएगा F2। कंप्यूटर में फंक्शन कैसे कहेगा? कंप्यूटर कीबोर्ड में जो होता है फंक्शन की संख्या कितना होता है? तो 12 होता है। और कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आया था? तो 1960 में आया था। आगे देख लेंगे 35 नंबर, किस पुस्तक में एक गणिका की पुत्री और एक धनी व्यापारी की प्रेम गाथा का वर्णन है? तो ये पुस्तक हो जाएगा मृच्छकटिकम, जिसका लेखक कहेगा तो शूद्रक हो जाएंगे। पंचतंत्र के लेखक हो जाएंगे विष्णु शर्मा और अकबर के कार्यकाल में पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था किस नाम से? तो अनवर सुहेली के नाम से। लीलावती एक गणित का पुस्तक है और लीलावती पुस्तक के लेखक कहेगा तो भास्कराचार्य हो जाएंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है, चेदी वंश का संबंध किस क्षेत्र से था? तो चेदी वंश का संबंध हो जाएगा कलिंग क्षेत्र से। चेदी ये क्या था? तो ये 16 महाजनपद में से एक था, जिसका राजधानी कहाँ था? तो शक्तिमती। 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में और जैन धर्म के भगवती सूत्र में। आगे देख लेंगे 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस शासक ने अपने सिक्कों पर बुध को अंकित किया था? तो ये हो जाएंगे कनिष्क, जो कि कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक थे, जिन्होंने शक संवत शुरुआत किए थे 78 ईस्वी में। और शक संवत के आधारित पहला महीना कहेगा तो चैत होता है और अंतिम महीना कहेगा तो फागुन होता है। और समुद्रगुप्त जो सिक्का चलवाए थे उस पे बीड़ा बजाते हुए दर्शाए गए थे। अशोक के किस वंश के प्रतापी शासक थे? अशोक मौर्य वंश के प्रतापी शासक थे। 38 नंबर हो जाएगा, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो ये किए थे आलम खान ने। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया? तो हो जाएगा आलम खां। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। इब्राहिम लोदी कौन थे? ये लोदी वंश के अंतिम शासक थे। लोदी वंश के संस्थापक कहेगा तो ये हो जाएंगे बहलोल लोदी। और सल्तनत वंश के कहेगा सल्तनत काल के कौन से शासक थे जो कि सर्वाधिक दिन तक शासन किए थे? तो ये लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी। वंश आपसे पूछ देगा तो तुगलक वंश था। बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे। पहला पानीपत के युद्ध जो कि 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा खनावा का युद्ध हुआ था 1527 में, जो कि बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था जो कि बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। 1529 में घाघरा की युद्ध हुआ था जो कि बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था। इसका ट्रिक है पीने खाने चल घर। पी से हो जाएगा पानीपत का युद्ध, खाने से होता है खनावा का युद्ध, चल से होता है चंदेरी का युद्ध, घ से हो जाएगा घाघरा का युद्ध। आगे देखेंगे 39 नंबर हो जाएगा, किस मुगल बादशाह का 2 बार सिंहारोहण हुआ था? यानी कौन सा मुगल बादशाह था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? तो ये औरंगजेब था। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। और कौन मुगल बादशाह 2 बार शासन किया था? तो हुमायूं 2 बार शासन किया था। दूसरा शासन किया 1555 में सरहिंद के युद्ध जीतने के बाद। बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर के उपनाम से जाना जाता है। और बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर ये मुगल वंश के कहेगा कि मुगल वंश में यह अंतिम शासक था।
अकबर का राज्याभिषेक कहेगा कब हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 1556 में। और जहांगीर के कार्यकाल में मुगल के जो चित्रकारी था ये सर्वोच्च पे पहुंचा था। 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है? भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रामानंद को। रामानंद कबीर के गुरु थे। कबीर के जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में बनारसी में और इनका मृत्यु हुआ था मगहर में 1518 ईस्वी में। चैतन्य प्रभु ये भी भक्ति के प्रचारक थे। भक्ति आंदोलन के प्रचारक चैतन्य प्रभु भी थे और इनका जन्म ब्राह्मण घर में हुआ था पश्चिम बंगाल नादिया जिले में। कब? तो 1486 में। तुकाराम किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के, और ये तुकाराम के समकालीन भी कह सकते हैं। 41 नंबर हो जाएगा, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने करवाया? उपनिषद को फारसी अनुवाद करवाए थे दारा शिकोह। और दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ था, सामूगढ़ का युद्ध। कब हुआ था? तो 1658 में। 1658 में सामूगढ़ का युद्ध हुआ, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था। अकबर नगाड़ा बजाते थे और औरंगजेब कहेगा तो ये बीना बजाते थे। औरंगजेब को जिंदा पीर के उपनाम से भी जाना जाता है। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना भी करवाए थे। आगे देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो ये किए थे मौलवी अहमदुल्ला है। पाकिस्तान के प्रथम कहेगा प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो मौलवी लियाकत अली बने थे। और पाकिस्तान शब्द पहली बार किसने दिए थे? तो रहमत अली दिए थे। 1857 के विद्रोह में खान बहादुर खान कहाँ से भाग लिए थे? तो ये लिए थे बरेली से। 43 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 1937 ईस्वी में प्रांतों में सरकार निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने माह तक रहा? तो ये 28 माह तक रहा था। 1937 ईस्वी में प्रांतों में सरकार निर्माण के उपरांत कांग्रेस का जो शासन कितने माह तक रहा? तो 28 माह तक। 1937 में जो कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था ये पहली बार किसी गांव में हुआ था जो कि फैजपुर में हुआ था, और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में, जिसका अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। और 1929 में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। और 1936 में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। आगे देखेंगे 44 नंबर हो जाएगा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे भीमराव अंबेडकर। यानी कि स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किए थे भीमराव अंबेडकर 1936 में। और इंडिपेंडेंट पत्रिका के संपादक कहेगा तो मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। संविधान सभा का औपचारिक विचार किसने दिया था? एम.एन. राय दिए थे। और संविधान सभा के कहेगा कि सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राय। यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा। संविधान सभा के औपचारिक विचार दिए थे एम.एन. राय और संविधान सभा के सलाहकार कहेगा कौन थे? तो बी.एन. राव रहे थे। लाला जो लाजपत राय थे इनका उपनाम कहेगा तो पंजाब केसरी हो जाएगा। 45 नंबर है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रथा पर असफल रहा? तो ये असफल रहा था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये हुआ था 7 सितंबर 1931 को, और इसमें महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू ने भाग ली थी। तीसरा कहेगा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 में हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कहेगा तो भीमराव अंबेडकर और इनके साथ लिए थे तेज बहादुर सप्रू ने। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 27वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 27वां अधिवेशन हुआ था इसका अध्यक्षता किसने किए थे? तो आर.एन. माधवलकर किए थे। और बिहार में होने वाला ये पहला कांग्रेस का अधिवेशन था जो कि पटना के करीब बांकीपुर में हुआ था 1912 में। और दूसरा बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था गया में 1922 में, और इसका अध्यक्षता किए थे चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1919 में अमृतसर अधिवेशन में। मदन मोहन मालवीय कहेगा तो ये 1909 में बने थे लाहौर अधिवेशन में। 47 नंबर हो जाएगा, गांधी बनाम लेनिन पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखे हैं एस.ए. डांगे। आज़ाद दस्ता के गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने।
डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। इंडिया इन ट्रांजिशन पुस्तक के लेखक हो जाएंगे एम.एन. राय। इंडिया इन ट्रांजिशन पुस्तक के लेखक कहेगा तो एम.एन. राय हो जाएंगे। 48 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने का वादा किया था? तो ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन, जिसका शुरुआत हुआ था 1 अगस्त 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था 9 अगस्त 1942 में। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1919 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 में हुआ था। 49 नंबर क्वेश्चन है, 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम जो सम्मेलन हुआ था ये पटना में हुआ था, और जिसका गठन किए थे जयप्रकाश नारायण ने। स्वराज पार्टी के गठन हुआ था इलाहाबाद में, मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास मिलकर किए थे 1923 में। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले, और ये हुआ था 1905 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन हुआ लखनऊ 1936 में, जिसका प्रथम अध्यक्ष कहेगा तो लाला लाजपत राय थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन हुआ था 1936 में लखनऊ में, और प्रथम इसका अध्यक्ष कहेगा तो लाला लाजपत राय थे। आगे देखेंगे 50 नंबर हो जाएगा, सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयोग किए थे डुप्ले, और कहेगा कि सहायक संधि के भारत में जन्मदाता किसे कहते हैं? तो लॉर्ड वेलेजली को कहते हैं। लॉर्ड क्लाइव ने द्वय शासन लागू किए थे 1765 में बंगाल में, जिसे समाप्त किए थे वारेन हेस्टिंग्स 1772 में। कुछ वन लाइनियर क्वेश्चन है महत्वपूर्ण, देखते हैं। विधि के समक्ष समानता का अधिकार की बात की गई है तो ये 14 में, यानी कि विधि के समक्ष जो समानता है इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में क्या है? तो जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात की गई है अनुच्छेद 16 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का अंत का उल्लेख है अनुच्छेद 18 में। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 19 में, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 20 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 21 में। 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है, यह अनुच्छेद 21 के क में। आगे देखेंगे, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 में किसका उल्लेख है? तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण का उल्लेख किया गया है। मानव के साथ दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 23 में। और 14 वर्ष से कम जो आयु के बच्चे हैं उनको कारखाने में कार्य करने हेतु प्रतिषेध का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 24 में। आगे देखेंगे, आगे है अनुच्छेद 14 से 18 तक में क्या दर्शाया गया है? तो समानता का, समता या समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध का अधिकार है अनुच्छेद 23-24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है अनुच्छेद 25 से 28 में। संस्कृति और शिक्षा का संबंधी अधिकार जो है ये अनुच्छेद 29-30 में दिया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिलता है अनुच्छेद 32 में। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारतीय संविधान में कितने स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? तो ये हो जाएगा 6 स्वतंत्र, यानी कि अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 19 के ए में। और जो अनुच्छेद जो 19 है उसमें 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता मिलता है वो देख लेते हैं क्या है। 19 के ए में बोलने की स्वतंत्रता है। बी में कहेगा तो शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता दिया गया है। सी में कहेगा तो संघ बनाने की स्वतंत्रता है। और डी में हो जाएगा अवगमन के स्वतंत्रता। और 19 के ई में कहेगा तो निवास करने तथा बसने की स्वतंत्रता में दिया गया है। और 19 के जी में कहेगा तो व्यापार करने का और जीविका चलाने की स्वतंत्रता दी गई है। अब से इसे कैसे याद करेंगे देखते हैं। 19 के ए में है कि आप
आप एकदम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। बी में है कि आप कहीं भी शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं। सी में है कि सभा तो कर लिए, अब सी में क्या है तो आप संगठन बना सकते हैं। संगठन बना लिए तो डी में है कि आप कहीं भी भारत में घूम सकते हैं। घूम लिए तो उसके बाद आपको निवास करना पड़ेगा, यानी कि ई में क्या है कि कहीं भी आप भारत में निवास कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पे बस सकते हैं, ये आपका अधिकार दिया गया है। और ये जो 19 के एफ है, इसमें पहले जो संपत्ति का अधिकार है ये मौलिक अधिकार में ही था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में इसे निकाल कर अब इसे 300 के कहाँ रख दिया गया है तो क में रख दिया गया है। और 19 के जी में क्या है तो आप निवास कर लिए तो वहाँ आप व्यापार करने के लिए या जीविका चलाने के लिए कोई भी काम या रोजगार कर सकते हैं। आगे देखेंगे, आगे है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का उल्लेख किया गया है, तो ये अनुच्छेद 29 में किया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 30 में। भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, तो ये अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान के आत्मा कहे थे। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कितने प्रकार के रिट जारी किया जाता है, तो 5 प्रकार के, और ये कौन जारी करता है तो सर्वोच्च न्यायालय, और वही कहेगा उच्च न्यायालय, तो ये अनुच्छेद हो जाएगा 226। उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय दोनों 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।